कुछ चीज़ें अगर IAS 41 में छोड़ी हैं वो मैंने खुद छोड़ी हैं, वो मैं खुद कराऊंगा। IAS 38 में छोड़ी हैं वो खुद छोड़ी हैं, वो मैं खुद कराऊंगा, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जितने सवाल हैं पास पेपर के वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके कल आप लोगों ने मुझे याद कराने IAS 38 की भी एक समरी बनी हुई है, वो इंशाल्लाह आपको दिखानी है। आप ऐसा कर लीजिएगा ना, फिलहाल थोड़ा सा ये नज़र मार आइएगा, IAS 38 की समरी बनी हुई है एंड पे एक सफ़े पे, तो फिर कल हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। मारेंगे नज़र, ये बिल्कुल किताब के ना आखिरी सफ़ा है, पेज 308 से अगला, इसका पेज नंबर नहीं लगा हुआ, पेज 308 से अगला सफ़ा IAS 38 की समरी। तो आज के नोट्स में होमवर्क में लिखा होगा रीड द पेज आफ्टर पेज 308, रीड द पेज आफ्टर पेज 308। मिल गया? ओके अच्छा माय डियर, आज हम देखने लगे हैं वूल शेयरिंग। क्या देखने लगे हैं? वूल शेयरिंग। सो दिस इज हाउ वूल इज शेयर्ड। बोलें, वूल इज शेयर्ड। अभी देखिएगा, ये देखेगा मेरी बारी आनी है। ये चीज आगे आगे आइए, देखिए हो भाई तेरी मेहरबानी, थोड़ा जा सबर कर जा, बहुत तीन टेंशन हो रही, थोड़ी मेहरबानी। आप लोग इस पे फोकस करने लगे हैं, प्लीज फोकस ऑन वूल शेयरिंग, जो हमने देखना है। ये पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं आपस में, ये बीच में से भी निकल रहा है इधर के भी सारे आगे। ओह अल्लाह अकबर, भाई गेट बंद कर दो, वापस चलेंगे, वापस चलेंगे, सारे वापस चलेंगे। चलें जी, ठीक है। तो माशाल्लाह फारग हो गया बिल्कुल। वूल शेयरिंग, अच्छा जी, नहीं अपनी नहीं, अजीब। अच्छा माय डियर, ये जो हमें शीप नजर आई थी, इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या बायोलॉजिकल एसेट? बायो आपने पढ़ी भी है, लॉजिकल आपसे ज्यादा कोई है नहीं, तो यहां से नाम आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इनका नाम क्या है? बिल्कुल IAS 38 से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जैसे आपका जर्मनी से कोई ताल्लुक नहीं, इसी तरह IAS 41 का IAS 38 से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसलिए बड़े फ्रेश माइंड के साथ जो है वो बैठें। और पेज नंबर 633 पर आ जाएं। पेज 633। ये कौन है? लिविंग एनिमल। लिविंग एनिमल को क्या कहते हैं अकाउंटिंग की जबान में? बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट। अब अगर कोई भैंस है उससे दूध आ रहा है तो आप उसे कहेंगे वो देखो बायोलॉजिकल एसेट से दूध आ रहा है, तो लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन ऑब्वियसली अकाउंटेंट को समझ आ जाएगी कि बायोलॉजिकल एसेट क्या है। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है? वूल शेयरिंग, डबल ही आएगा ना मेरे ख्याल से, पता नहीं, देख लीजिएगा स्पेलिंग। ये क्या कर रहा है माय डियर? वूल शेयरिंग। इसके लिए एक लफ्ज और मैं यूज कर सकता हूं, वूल को डिटैच कर रहा है, वूल को डिटैच कर रहा है। अच्छा, वूल एट पॉइंट ऑफ, वूल को हार्वेस्ट कर रहे हैं। हार्वेस्ट का लफ्ज तो आमतौर पे फसलों के लिए यूज होता था ना,
लेकिन अकाउंटेंट्स ने इसका नाम भी हार्वेस्टिंग रख दिया हुआ है। मजे की बात सुने, अकाउंटेंट्स ने इसका नाम भी हार्वेस्टिंग रख दिया हुआ है। हत्ता के कल की क्लास में जब हम गाय से दूध निकालने का तरीका आपको सिखाएंगे तो उसका नाम शीयरिंग नहीं होगा, उसका नाम हार्वेस्टिंग होगा। ये हार्वेस्ट कर रहा है, डिटैच कर रहा है, अलग कर रहा है, दूध निकाल रहा है इसमें से। So that is also called as a better word harvest। तो बताएं बायोलॉजिकल एसेट से वूल को क्या किया जाता है? डिटैच या हार्वेस्ट। वूल को एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट जब उतर रही हो यानी उतर गई हो समझ लें, तो एक सेकंड के लिए उसका नाम होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जानवर से आने वाली चीज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा, इस डायग्राम में दो ही चीजें थी, एक एनिमल था और एक वूल थी। बंदे बुंदे थे वो छोड़ें, एक एनिमल था और एक वूल थी। एनिमल का नाम हमने रख दिया बायो, वूल का नाम उतरने वक्त रखना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और आफ्टर हार्वेस्ट इसका नाम है इन्वेंट्री। IAS 2 के मुताबिक IAS 2 इस पे लगेगा और इसका नाम होगा इन्वेंटोरी। चलें जी, डन जी, चलें आगे। ये प्रोडक्ट्स होती हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद आती हैं, इनका नाम फिलहाल आपको देखने की जरूरत नहीं, इन पे इंशाल्लाह डिटेल में क्लास होगी। अच्छा, सॉक्स हैं, ठीक है, मैंने समझा था ये मरुंडे हैं। Mr. Mehinti provided the following details. He purchased 3-4, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि 3 है या 4 है, ये कैसे पता चलेगा? He purchased 3-4 अच्छा, टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स में उनकी उम्र नहीं होती थी। आप ये नहीं कहते थे लैंड को जाके माशाल्लाह जी 6 साल की होगी, अब 6 साल की होगी, अब तो बिल्कुल बालिग होने वाली है। इस तरह की बातें नहीं करते थे। तो ये तो जानवर हैं, फिर जानवर की तो क्या होती हैं हमारी तरह बीवियां, उम्रें। जानवरों की तो हमारी तरह क्या होती हैं? उम्रें। ही परचेज्ड 3-4 ईयर ओल्ड। आप जरा डिसाइड करके बता दें सोच के कि कितनी खरीदनी है? 3। हर एक की उम्र कितने साल है? ही परचेज 3-4 ईयर ओल्ड शीप्स ऑन यकम जनवरी 2018 फॉर 50,000 ईच। एक कितने की खरीदी? 50,000 की, बालों से पकड़ें। दूसरी कितने की खरीदी? 50,000। तीसरी कितने की खरीदी? 50,000। चौथी कितने की खरीदी? नहीं खरीदी, 3 खरीदी और तीनों को खरीद के रिक्शे में डाल दिया। द कैरेज इन वॉज पेड फॉर 5,000 ईच। तीनों ने कहा हम अलग अलग रिक्शे में जाएंगी वरना हम लड़ेंगे रास्ते में। तो द कैरेज इन वॉज पेड 5,000 ईच। तो 3 रिक्शे वाले हमने हायर किए, तो उनको अलग अलग रिक्शे में डाल के रवाना कर दिया मंजिल मकसूद की तरफ। वैसे अगर मैं इनको बेच दूं आज, बोंगे तूने खरीदी क्यों है, फिर वो छोड़ें बात। अगर मैं इनको आज बेच दूं तो if entities sell them today, it will be charged with a sales commission of 2% on sales। तो सेल करने वाला मेरे से 2% कमीशन लेगा। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू का फेयर वैल्यू 50,000 है। एंड अ गवर्नमेंट टैक्स ऑफ 1% ऑन सेल, और गवर्नमेंट मेरे से 1% टैक्स लेगी जानवर बेचने का।
वैसे मैंने बेच दिया है या बेच सकता हूं? इफ एंटिटी सेल देम टुडे। अच्छा, एक छोटी सी बात है, इसकी अगर मैं आपसे एनआरवी पूछूं, आज अगर मैं इससे रियलाइज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? 50,000 माइनस 2% ऑफ 50,000 माइनस, ये दोनों खर्चे हो गए हैं या होंगे? कब? इफ एंटिटी सेल। लेकिन अभी तो ईयर एंड पे भी मैं दिखाऊंगा मेरे पास पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकी नहीं है। अब आप मुझे जरा सोच कर बताएं कि ये मैं बेच दूं तो इतने की बिकेंगी या बेच दी हैं? बेच दूं तो इतने की बिकेंगी, अभी बेची नहीं है। अच्छा माय डियर, अब हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि आपने IS 41 में बायोलॉजिकल एसेट्स को परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपने कैरेज इनकी पे किया उस पर रिकॉर्ड नहीं करना। आपने इंटेंजेबल को रिकॉर्ड कर, आपने सॉरी इस बायोलॉजिकल एसेट को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ये वाहिद ऐसा स्टैंडर्ड है जो इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे नहीं कर रहा, इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे कर रहा है, माइनस कॉस्ट टू सेल। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट बताएं भाई खरीदने की। 1 जनवरी 2018। बायोलॉजिकल asset will initially be measured at fair value minus cost to sell। 10, 12, 15 लाइनें छोड़ के वर्किंग 1 करें, 10, 12, 15 लाइनें छोड़ के वर्किंग 1 करें, क्योंकि आपको पता है कि जनरल एंट्रीज भी 10, 12 लाइनें ले जाएंगी। वर्किंग 1, जो हमने परचेज की हैं शीप्स, उनको किस पे रखना है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कितनी शीप्स हैं? 3। एक की फेयर वैल्यू 50,000, टोटल 1.5 लाख माइनस कॉस्ट टू सेल। ये कॉस्ट टू सेल हो गई है या होगी? ये एनआरवी तरह है भाई, एनआरवी की तरह है। सोच लें, एनआरवी में भी तो यही होता था, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू रिपेयर। तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह की कैलकुलेशन आपने जिंदगी में की भी है। एनआरवी में नहीं होता था एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू रिपेयर, वो हो गई होती थी या होनी होती थी? तो इट इज लाइक एनआरवी, इट इज लाइक एनआरवी। हाँ, थोड़ा सा एनआरवी से फर्क है, वो मैं किसी दिन बता दूंगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड ही लगे, ये स्टैंडर्ड ही लगे। तो बायोलॉजिकल एसेट को इनिशियली एनआरवी पे नहीं रखना, इसका नाम कुछ हो रहा है, बैक एंड में थीम वही है। इसको रखना है फेयर वैल्यू माइनस इनिशियल रिकॉग्निशन, इस पे होगी। ये मैंने खरीदा है, तो खरीदते के वक्त क्या होती है बोले? इनिशियल रिकॉग्निशन, बल्कि इसको इनिशियल मेजरमेंट कहते हैं साथ। इनिशियल मेजरमेंट माय डियर मैं किस पे कर रहा हूं? फेयर वैल्यू माइनस। अच्छा, अगर मैं आज बेचूं, बेचा नहीं, तो कमीशन कितना देना पड़ेगा? 2%, 3%? 2% ऑफ 1.5 लाख, तीनों को बेचूंगा ना, 3,000। और माय डियर कोई कुछ और करना पड़ेगा? गवर्नमेंट टैक्सेस मुझे देने पड़ेंगे, 2% नहीं, 1% ऑफ 1.5 लाख, 1500, 1 लाख। चलें जी, एंट्री पूरी हो गई माय डियर? हाँ बोंगे, एंट्री पूरी होगी। डेबिट डेबिट हुआ भी, क्रेडिट कुछ हुआ नहीं जी, एंट्री पूरी होगी सर। चलिए आगे। ओ भाई कहाँ एंट्री पूरी हुई है? एंट्री की अभी डेबिट साइड पूरी हुई है।
सो डेट इज वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन जो आपने IS2 में पढ़ी हुई थी, वो होती थी ईयर एंड के ऊपर, NRV ये हुआ करेगी खरीदते ही। अच्छा अब जरा मुझे बताएं, रिक्शे वाले को जिनसे खरीदी थी उनको कितने पैसे दिए थे? 1.5 लाख रुपए, 3 के दिए थे ना, 1.5 लाख, और रिक्शे वाले को 15,000। 1.5 लाख जमा 15,000, 1,65,000। अब देखने वाले कह रहे हैं कि 1,65,000 की पड़ी है आपको, और हम क्या कह रहे हैं, हमने बैलेंस शीट में किस पे रखनी है? 1,45,500 पे। बस ये IS41 तो बहुत देर से आया था, IS40 के भी बाद बनाया था लोगों ने, क्योंकि लोग अक्सर पूछते थे कि ये जानवरों का क्या करना है, तो उससे पूरा स्टैंडर्ड बनाना पड़ा। अच्छा कैश कितना गया है? 50,000 की एक खरीदी है और 5,000 किराया दिया है। देख लेना माय डियर, नजर नहीं आ रहा? 5,000 किराया दिया है, जरब 3 जानवर 165,000। अब स्टैंडर्ड बनाने वालों से लोगों ने पूछा कि पुत्र एंट्री तो तूने करा दी डेबिट फेयर वैल्यू पे माइनस कॉस्ट टू सेल, तो जो डिफरेंस आया करेगा उसको हम कहां से टैली किया करेंगे चाचू? बाकी चीजें तू लाएगा इस एंट्री के अंदर। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये मेरा मसला नहीं है, इसको P&L में डाल दिया करो बस। कहता है ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो खरीदते ही गेन लॉस शो कर दिया करेगा। तो कहते हैं अगर डिफरेंस सारे एंट्रीज में, स्टैंडर्ड कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका लॉस बुक कर लो बस। तो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर भाई P&L में डाल दिया करेंगे हम, इसका और कोई चारा नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड इस चीज पे पहले दिन से कायम है कि जानवर को खरीदने की कॉस्ट पे रखना बोंगी है। इसके बैक एंड पे थीम ये है, लॉजिक ये है कि लोग कहते हैं कि जानवर ऐसी नेचर की चीज है जो कैश टाइप है, फौरी सेल होने वाली चीज है, ये बिकने में देर नहीं लगाती, इसलिए जानवर को खरीदते ही फेयर वैल्यू पर रखा करो और माइनस कर दो उसमें से कॉस्ट टू सेल, ताकि हमें पता चले जानवर में वर्थ कितनी है। अभी अगर आप उस पर हाथ रखते हैं काऊ पे, तो वो कितना देके जाएगी तीनों? 1,45,500। तो फ्रेंड कहता है इस पे रखो बस, इसको बात खत्म। कहते हैं मेरे से ज्यादा बहस ना करना, ये जानवर बड़े कैश टाइप की चीजें हैं, तो ये फौरन निकल जाते हैं। अभी आएगा कोई बंदा, हाथ रखेगा, हाथ रख के ये लेके चला जाएगा, पैसे देके ये हाथ रख के लेके चला जाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड वालों ने इसकी लिक्विड नेचर को सामने रखते हुए, लिक्विड नेचर ये नहीं कि जानवर पानी की तरह बह जाता है, इसकी लिक्विड नेचर को सामने रखते हुए ये डिसीजन लिया। बाकी अगर आपकी कोई राय है तो ऑब्वियसली मुझे क्लास के बाद दे दीजिएगा, जो है वो है। अच्छा जी, अब लॉस बुक करें। लॉस आ रहे गेन आ रहे, जो लॉस गेन दोनों आ सकते हैं। 19,500 का लॉस आ गया। अच्छा भाई, इस लॉस की लॉजिक भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन ये आप लोगों ने पेपर में करना नहीं काम, आज सुन लें। लॉस की लॉजिक, असल में आपको एक लॉस आ चुका है 15,000 रुपए का, जो आपने रिक्शे वाले को दिए हैं। बेसिकली बैक एंड पे थीम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम P&L में डाल रहे हैं। इधर 15,000 आपको उधर नुकसान आ चुका है, 3,000 आपको आएगा जब आप कमीशन देंगे, और 1,500 का नुकसान आपको आएगा जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो टोटल नुकसान आपका 19,500 है। लेकिन खुदा के लिए इसको नेवर, कभी दुनिया की किसी किताब में इसकी रीजन नहीं लिखी हुई, इसका ब्रेकअप श्रेकअप नहीं होता, बस छोड़ें। P&L बैलेंसिंग। तो whenever we will initially measure the biological assets, we will measure them at, ये कॉस्ट टू सेल हो गई है या होनी है? माय डियर, ये 50,000 जेब से चले गए हैं हमारे, वो 5,000 चले गए हैं। उन 5,000 को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना, क्योंकि वो कॉस्ट टू बाय हैं। हाँ, पुराने स्टैंडर्ड्स शायद लिखा होता था फेयर वैल्यू प्लस कॉस्ट टू बाय। IS 16 में इस तरह होता था, 50,000 का प्लांट खरीदा, 5,000 की ट्रांसपोर्टेशन, तो परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट टू बाय। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या है? परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट टू बाय या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल? इसकी थीम दूर जाके IS 2 से कहीं मिलती है, NRV, नेट रियलाइजेबल
तो पहले दिन से ही बायोलॉजिकल एसेट को किस पे रखो? आंखों में बसा के। अच्छा, इस वर्किंग को अब आप साइड पे डाल दें, पहली एंट्री होगी। सो दैट्स व्हाई IAS 41 इज वेरी इजी। वी रिकॉर्ड द इन बायोलॉजिकल एसेट्स एट इनिशियल मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। चलें माइडियर, 29 जून 2018 इन काउस की मिली भगत से एक न्यू बेबी लैम्प पैदा हुआ। इसका नाम क्या है? एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट दैट वाज बोर्न। तू कितने का है? मैं तो 4000 की हूं। अच्छा, तुझे बेचने पे तो सिर्फ 500 आएगा, मुझे क्यों बेचा? तुझे तो नहीं बेचा, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट सेल पे आ नहीं गई। अगर तुझे बेचें तो तू भी जाते हुए 500 का गम देके जाएगी। तू आज कितने की है? 4000 की। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि इसके खरीदते हुए कैश कितना इन्वॉल्व हुआ? इस बॉर्न हुई है ना, पैदा हुई है। डॉक्टर मिली भगत, डॉक्टर को नहीं पैसे दिए होंगे, खुद ही निकाल ली होगी बॉर्न। यार डॉक्टर को दी होगी ना फीस वगैरह, वेटनरी डॉक्टर। आप खुद एक्सपर्ट हैं वो और बात है, इस इलाके में नहीं थे हम एक्सपर्ट, हमें तो पता भी नहीं था। तो हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब ये बेबी जरा निकाल दें। डॉक्टर साहब ने बेबी निकाल दिया। फिर डॉक्टर को तो पैसे दिए होंगे ना। वैसे अगर दिए भी होते डॉक्टर को पैसे तो उसको हम एक्सपेंस में डाल देते, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कहते हैं कि चाहे माँ बाप चाहे बच्चा, सबको इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको भी रिकॉर्ड करें। माशाल्लाह नवे आए हो, माशाल्लाह जी, हमारी फैमिली में एडिशन हो गया 30 जून 18। मुबारक मुबारक, शुक्रिया शुक्रिया। बायोलॉजिकल एसेट, रसगुल्ले, बायोलॉजिकल एसेट मैच्योर है इमेच्योर है? इमेच्योर है। इसकी वर्किंग करनी है कर ले, नहीं तो वैसे ही वर्किंग करनी है इस तरह, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, इस तरह की वर्किंग कर लें। वर्किंग टू 4000 माइनस 500 कर लें, या वैसे ही कुछ चला लें? वैसे ही कुछ चलाएं। फेयर वैल्यू बताएं कितनी है? 4000। अम्मी कितने की थी? 50000 की। वो तो अम्मी थी ना, ये तो बच्चा है। बच्चा कितने का है अभी? 4000 का। अब व्हाट आर यू स्माइलिंग एट? अम्मी और ये बातें गलत हैं? बिल्कुल गलत नहीं है जी, बस रेब होंगे। 4000 माइनस 500, 3500। एंट्री पूरी हो गई? चलो शुक्र है, आप तो पता चल गया एंट्री पूरी नहीं हुई। आप बोलें जी कैश किससे खरीदा, कितने का खरीदा? आसमान पे कोई पैसे भेजने पड़ते हैं? नहीं, तो अल्लाह की तरफ से नेमते हैं। अच्छा, क्या करें फिर? कैश तो किसी को दिया नहीं, बस आ जाके फिर P&L पे जोर निकालें, अपना खुशी रिकॉर्ड करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा मरहबा, चुन्ना मुन्ना। इसका नाम हम आपके नाम पे रख देते हैं। बोंगी क्यों मारते हो? अच्छा, तो जब परचेज करेंगे उनको भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखना है, और जब बाय करेंगे उनको भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखना है। ऑन 25 दिसंबर 2018, साल खत्म होने से 3 दिन पहले, वूल वॉज शीयर्ड। वूल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। वूल वॉज शीयर्ड फ्रॉम मेच्योर शीप। इसको नहीं छेड़ा फिलहाल हमने, मशीन पकड़ के भाग जाना था इसने। वूल वॉज शीयर्ड फ्रॉम मेच्योर शीप। ये देख रहा था अम्मी के साथ क्या हो रहा है। विच हैड अ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल ऑफ 5000। तो उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की क्या फेयर वैल्यू है?
तो मेरे भाई बायोलॉजिकल एसेट को भी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी स्टैंडर्ड में हम रखा करेंगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। सब सारी चीजों के स्टैंडर्ड में हम फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखेंगे। तो इसकी फेयर वैल्यू बता दें, अलग से नहीं दी हुई, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 5000। किसकी? वूल की। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इसका क्या नाम रखें? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे काउ से मिल्क निकला और शीप से वूल निकले। कितनों को पहली दफा पता चला शीप से वूल निकलती है? अच्छा जी, डेट बताएं। 25 दिसंबर 2018। भाई ये जिंदा नहीं है, वूल उतर गई है ना, शेयर हो गई है, ये जिंदा नहीं है, तो इससे इसका नाम बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन किसी को याद हो? मैंने आज बताई थी बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन, लिविंग एनिमल। डेफिनेशन क्या बताई है मैंने बायोलॉजिकल एसेट? क्या ये लिविंग है? वूल 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 पड़ी होगी, उसमें से सांस आ रहा होगा, ऐसे से ऊपर नीचे हो रही होगी वूल, दूध पड़ा होगा उसमें से, ऐसे से हो रहा होगा, लिविंग तो नहीं है वो, इसलिए इसका नाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल जरा इसकी निकलवाएं, गिवन है 5। अच्छा, वूल मशीन से शीयर करके, मशीन की डेफिनेशन रिकॉर्ड करनी है वो कर लीजिएगा, वो छोड़ें। वूल मशीन से, वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, वूल मशीन से शीयर होके साइड पे पड़ी हुई है। अब क्या करें, उस वूल का नाम क्या रख दें? पड़ी हुई वूल का 1 सेकंड के लिए उसका नाम क्या रखें? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। डेबिट करके क्रेडिट क्या करें? किसको पैसे दें? वो तो ओनर खुद ही था, ओनर ना होता तो अगर और कोई बंदा वो शेव कर रहा होता तो उसको कैश दे देते हम, थोड़ा वो भी P&L में जाता। लेकिन फिलहाल अब ये जो वूल आई है या दूध निकला है, तो दूध निकलते ही क्या एंट्री करें? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट और खुशी क्रेडिट। बैलेंसिंग P&L आ गया। एक सेकंड के बाद अगली एंट्री कर दें और इसको इन्वेंट्री के अकाउंट में शिफ्ट कर दें, इसको IS2 में ले जाएं। एक सेकंड के बाद इसको IS2 में ले जाएं। IS2 में इसको अब जो ये वाली मेजरमेंट है इसकी, वो IS2 के लिए कॉस्ट बन जाएगी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस फॉर IS2? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल अंडर IS41 विल नाउ बिकम अ कॉस्ट अंडर IS2। अब IS2 में इसको कॉस्ट पे ले आए, कॉस्ट से मुराद वही होगा 5000, इसी फिगर पे रखेंगे। हाँ, ईयर एंड पे फिर IS2 लगेगा, वो अलग बहस है, वो फिर IS2 अपने रूल्स के मुताबिक लगेगा। फिलहाल एक सेकंड बाद 25 दिसंबर को अगली एंट्री कर दें। तो आज के बाद पता चला दूध निकलने की 2 एंट्रीज हैं, वूल उतारने की भी 2 एंट्रीज हैं, दरख्त से सेब उतारने की भी 2 एंट्रीज हैं, दरख्त से आम उतारने की भी 2 एंट्रीज हैं। अभी हम जानवरों की तरह की बातें करें, कल हम दरख्तों की तरह बातें करेंगे, ठीक है? अभी आज जानवरों की बातें करेंगे हम। फिलहाल आप बताएं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कहां खत्म कर दूं? इन्वेंट्री अकाउंट में डाल दें। इन्वेंट्री डेबिट, कौन सा कल्चर? एग्री वाला कल्चरल मुल्क में लाएं, दूसरे कल्चरों को ना लाएं खुदा के लिए। इन्वेंट्री डेबिट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट। The fair value minus cost to sell under IS41 will become now a cost under IS2। ईयर एंड पे फिर आपने कॉस्ट पे रखना है, NRV पे रखना है, वो IS2 बताएगा, वो IS2 की बहस है, वो भी हमारी बहस नहीं है इस वक्त। डन? तो लिखें आगे इसकी कि इसकी 2 एंट्रीज किया करनी है, या लिखें 2 एंट्रीज किया करनी है।
ओके, नेक्स्ट। अच्छा भाई, ईयर एंड के ऊपर अब क्या किया करना है, ईयर एंड पे ना सारे जानवरों को बुला लेना है। तीनों आ गए, बेबी को बुलाओ, वो भी आ गया, चारों लाइन हाजिर हो गए। चारों को बुला लें। वो नजर नहीं आ रही मेरे लिए। देखो सर के डायग्राम में गलतियां निकाल रहे हैं, पता चला किस रास्ते से घर जाता है। अच्छा, चारों को बुला के इनकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल इनसे ना पूछें, बाजार से पता करवा लें। बुला चारों को इसलिए लें कि पता चले कि हैं भी या चोरी होगी भी हैं। तो चारों को बुला लें और बुलाकर इनकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल बाजार से पता चलवा लें। ईयर एंड के ऊपर हम इनको रखा करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा, ईयर एंड पे हम इनको रखा करेंगे, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। ईयर एंड पे भी इन्हें किस पे रखेंगे, माइनस कॉस्ट टू सेल पे। ईयर एंड पे भी उसी पे रखेंगे। और अगर ओपनिंग फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और क्लोजिंग फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में फर्क आ गया तो इसको ले जाया करेंगे पी एंड एल में। अच्छा, वैसे जानवर महंगा किस वजह से हो जाएगा, साल के शुरू और साल के एंड में महंगा हो जाएगा नॉर्मली। क्या फर्क पड़ेगा, वजह क्या होगी, दो वजह होंगी ना। क्या क्या, एक तो शायद मुल्क में महंगाई बढ़ गई, इस वजह से भी शायद महंगा हो गया हो। ठीक है, आप तो कहते हैं हमने इसी तरह का बकरा लिया था लेकिन पिछले साल तो इतने का था, तो फिर वो कहते हैं बाहर आ तू जरा, मैं तो ये बताता हूं बकरे। तो महंगाई भी बढ़ती है। हमारे बड़े कहते थे 8,000 में बकरा ले लिया करते थे, तो आजकल 8 लाख वाले भी मिल रहे हैं। तो एक महंगाई वजह है। और क्या वजह है जानवर के महंगे होने की, भाई एक साल बड़ा हो गया माशाल्लाह, एक और बर्थडे हो गई है उसकी, इतनी बड़ी रीजन है। तो एक साल बड़ा हो गया तो बड़ा जानवर तो महंगा मिलता है। कभी जानवर देखे हैं ना जिंदगी में, तो बड़ा जानवर तो महंगा मिलता है। तो दो वजह हैं जानवर के महंगा होने की। कितनी वजह हैं, दो वजह। एक वजह महंगाई हो गई है और दूसरी वजह बड़ा हो गया। लेकिन इन दोनों डिफरेंसेस को हम आने वाले दिनों में कैटर करेंगे। फिलहाल ऐसा कोई फर्क उसने हमें सवाल में नहीं बताया। फिलहाल वो सवाल में एक ही लाइन लिख रहा है। लैम्प कहां से आ गई, ये तो हमारे सवाल में नहीं थी, नजर मारे। अच्छा, बच्चे को लैम्प कहते हैं, ओके 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 ओके। शीप का बच्चा, जाहिर बात है किसी और का बच्चा तो नहीं। अच्छा, पपी किसे कहते हैं, डॉग के बच्चे को। ऑफस्प्रिंग भी है, पता नहीं, चलें ये लिस्ट देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बड़ा कद कड़े है, अल्लाह नजर ना लाए 12,000 दी हो गई है। ओ साजी चेक करो, 6 महीने च इन्नी ग्रोथ पाई है अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लाए। 4,000 दी सी 12,000 दी हो गई है। ओए और बच्चे आने अल्लाह करे। अच्छा जी, तो ये 4,000 से कितने की हो गई, 12। इन बच्चों की टेंशन नहीं होती, इनको पढ़ाना नहीं होता। इन बच्चों की काबू नहीं आएंगे, पढ़ाएंगे, ये तरह जल्दी काबू। अच्छा जी, और ये तो ओल्ड हो गई है, ये बूढ़ी हो गई है। नहीं, ओल्ड का मतलब ये कि यानी अब बड़ी हो रही है। ओल्ड का मतलब ये नहीं कि बूढ़ी हो गई है। तो 6 महीने की क्यों है सर, क्योंकि 30 जून 18 को पैदा हुई थी, तो 31 दिसंबर 18 को 6 महीने की हो गई। अब आप क्या चाहते हैं हमारे से बुलवाना, 6 महीने की हो गई है ना। तो 6 महीने की उम्र वाली लैम्ब अब 12,000 की है, तो पता चला हमारी वाली भी फिर इतने की होगी। ठीक है, कान इसके देखें। अच्छा, और एक
शीप 5 साल वाली, ओहो यार हमारी तो 4 साल वाली हैं, तो ये तो सवाल ही गलत है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, चुप रहा कर, एक बात याद रखिएगा, बड़ी ऑन अ सीरियस नोट में बात कर रहा हूं, आप जो मर्जी कर लेना, 4 साल वाला जानवर इधर 5 साल का हो जाता है। मैं बता रहा हूं, आप जो मर्जी कर लें, आप सीए कर लें, आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इसने 5 साल का हो जाना है। तो ये बात याद रखिएगा इस चैप्टर में कि साल के शुरू में अगर ये 4 साल के, तो साल के एंड पे ये ना कहिएगा ये किसी और का जानवर है 5 साल का, ये हमारा ही जानवर अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया, बड़ा कद कटिया है। अच्छा जी, और अगले साल इंशाल्लाह देखिएगा, और उससे अगले साल और उससे अगले साल ये फुल जोबन पे आएगा। ये नहीं होता इंशाल्लाह, पोलियो नहीं होगा इंशाल्लाह, हालात बेहतर ही होंगे। मुझे भी मेरा फ्यूचर दिखाओ, वो तो फ्यूचर तो अल्लाह के हाथ में है भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब भाई वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, रिकॉन्सिलिएशन बनाएं। रिकॉन्सिलिएशन, ओपनिंग और कोई परचेज की है? ये ओपनिंग तो नहीं थे वैसे मेरे ख्याल से, तो ओपनिंग तो 0 है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने तो साल के पहले दिन खरीदे हैं। ओपनिंग जानवर कितने हैं? 0। परचेज कितने किए हैं? ये परचेज की जरा प्राइस कोई बंदा मुझे बताए, परचेज की प्राइस 145, यहां परचेज प्राइस लेनी है या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल? परचेज को किस पे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है? और कुछ? एक्सेलेंट, बॉन, बॉन, बॉन नहीं, वूल इसमें नहीं आया करेगी। ये रिकॉन्सिलिएशन ना, अच्छा सवाल पूछ लिया भाई ने, ये रिकॉन्सिलिएशन सिर्फ हुआ करेगी जिंदा वालों की। मैंने सिर्फ इनको बुलाया था, ईयर एंड पे वूल को नहीं बुलाया था, तो तुम भी आ जाओ, वूल आ जाती तो मैंने डर जाना था। ओपनिंग हो गए, परचेज हो गए, न्यू बॉर्न को किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है? अच्छा यार आप इधर देख लेना, रिकॉन्सिलिएशन में ये जाएगा और ये जाएगा, इनिशियल मेजरमेंट ही जाएगी ना दोनों की। पहला किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 145 500 पे, और न्यू बॉर्न 3500 पे। आप बताएं रिकॉन्सिलिएशन में ये कितना आ गया? 3500। इधर मैं निकाला करूंगा क्लोजिंग, और बैलेंसिंग आ जाया करेगा एक्सेलेंट, गेन लॉस। क्लोजिंग में आपने अब मेरी हेल्प करनी है आज, कि क्लोजिंग कैसे निकालना है। क्लोजिंग किस पे मेजर करना है, क्या डिसाइड हो गया है? फेयर वैल्यू माइनस, अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री तो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, चलें वैसे बोल देता हूं इन्वेंट्री लफ्ज। क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे पास कौन से जानवर पड़े हुए हैं? 3 5 साल वाले पड़े हुए हैं, क्योंकि वो आप 5 साल के हो गए होंगे, और साल के मिड में जो पैदा हुई थी वो 6 महीने की होगी। तो 6 महीने वाला एक जानवर हमारे पास पड़ा है, और 5 साल वाले 3 पड़े हैं। तो पहले जरा तैयारी करके रख लें, मुझे इधर चाहिए 3 जानवरों की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और मुझे इधर चाहिए एक 6 महीने वाले जानवर की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ये डायरेक्ट क्लोजिंग निकल आएगा। ओके, ये जरा मुझे हेल्प करवाएं आप। ओ माइनस कॉस्ट टू सेल हुई भी है, फिर तो मजे ही मजे, फिर तो कुछ भी नहीं करना। 12,000 की एक जानवरी पड़ी हुई है 6 महीने वाली, और 70,000 के एक 70,000 का है एक, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 3 है। 3 ज़रब 70,000। माशाल्लाह अम्मी अबू ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 50,000 के खरीदे थे, आप तो 70,000 के हो गए हैं बाजार में। अल्लाह नजर ना लगाए। छोटे तेरा की बने हैं, उस साजी 12,000 का हो गया माशाल्लाह।
2,22,000। तो अब आप बीवी को बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2,22,000 के जानवर हैं। बीवी कहेगी और मेरे पास आप हैं। अच्छा बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग 73 पॉजिटिव नेगेटिव 73,000 की खुशी दी जानवरों ने। पड़े पड़े चारा चूरा भी खाया होगा, वो खर्चे में डाल देंगे। और वगैरह चारा साथ वालों के बाग से ले आते हैं। तो 73,000। अच्छा, इसकी एंट्री कराएं आप। हो चुकी हुई है, अभी तो की थी। इसकी एंट्री कराएं, हो चुकी हुई है। इसकी एंट्री नहीं, कैरी डाउन की एंट्री तो नहीं होती। ये ब्रॉड डाउन है और ये कैरी डाउन की एंट्री तो नहीं होती, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। एंट्री फिर किसकी होगी? आप बताएं जी, जानवर जब साल के एंड पर रीवैल्यू हो जाते हैं, रीवैल्यू का लफ्ज तो स्टैंडर्ड में वैसे कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन है तो वही कॉन्सेप्ट ना, रीवैल्यूएशन ही है। साल के एंड पे जो जानवर रीवैल्यू हो जाते हैं, यानी यहां 50,000 के थे, ये 70 के हो गए हैं, और ये वाला 4,000 का था, ये तो ये जो रीवैल्यू हो गए, तो इस रीवैल्यूएशन गेन को ओसीआई में लेके जाना है या P&L में? इस स्टैंडर्ड में कोई चीज ओसीआई में नहीं लेके जानी, सारे गेन P&L में, लॉस P&L में लेके जाने। अब 73,000 की एंट्री बता दें। डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट। बेसिकली आपको पता है क्या, ये बायोलॉजिकल एसेट का टी अकाउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में। तो बायोलॉजिकल एसेट प्लस डेबिट और P&L क्रेडिट। चलें जी, खुशी बुक करें। इस इवेंट का नाम बता दें। ईयर एंड एडजस्टमेंट इन चेंज इन फेयर वैल्यू लेस ऑफ ऑल एनिमल्स। एक किस्म की है, हाँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल अपडेट हो गई है। बैलेंस शीट डेट की निकल आई है चीजें। यानी ना, इस स्टैंडर्ड में कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, सॉर्ट ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल ही है। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में होता था फेयर वैल्यू, लेकिन यहां है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। जी बोलें। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, उधर वर्किंग में तो बैलेंसिंग निकला हुआ ना, वर्किंग नंबर 73,000। हाँ, फेयर वैल्यू हर साल के एंड पे चेक करना कंपलसरी है। ओके, डन। अच्छा माय डियर, अब आखिरी चीज, कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ मेहनती एट 31 दिसंबर 18 इज 1,20,000। एंट्री बताएं। खरीदी नहीं है इस साल, बस एंट्री पे छोड़ें। उसने क्या मांगी हुई है? कैलकुलेट द गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी शुड बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो पास द जनरल एंट्रीज। तो गेन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, P&L वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह आपको बना देता हूँ मैं। तो बस ये लैंड पड़ी हुई है, पड़ी पड़ी लैंड है, बस फिर इसको वो तो नहीं, खरीदने की एंट्री तो नहीं करने की जरूरत। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट में बताएं क्या जाएगा। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। लैंड पड़ी हुई है ना हमारी, क्या चीज? बायोलॉजिकल एसेट नॉन करंट ही होते हैं ना, कई सालों का फायदा देते हैं, कई सालों तक वूल देते रहेंगे।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल तो आप कभी भी कोई भी बायोलॉजिकल एसेट कर देते हो। तो आमतौर पे तो ये वूल देने के लिए रखे हुए हैं। हाँ, अगर कोई बेचने के लिए जानवर रखे होते, पर्पज ही बेचना होता, वो फिर और बात होती, वो हम कह सकते थे करंट एसेट में डाल दो। जी, पीपी लैंड कितनी है? 1,20,000। ये जरा बताएं बायोलॉजिकल एसेट किस वर्किंग से आएंगे जो बैलेंस शीट में जाने हैं? बैलेंस शीट में क्या जाने चाहिए? 3 बड़े जानवर 5 साल वाले 70,000 के जो हो चुके हैं, और एक बेबी जो 6 महीने वाला है 12,000 का हो चुका है। बैलेंस शीट में ये जाना चाहिए, मेरे ख्याल से ये जाना चाहिए 2,22,000, ऐसा ही है। तो 2,22,000। अच्छा, पी एंड एल इसका कोई जरूरी नहीं उस तरह हो, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल और वो सब कुछ। पी एंड एल में बस अब देखिएगा क्या चीजें जाती हैं। क्या चीज जानी है? इन्वेंट्री डाल सकते हो भी करंट एसेट में, आगे उसने सवाल में बताया नहीं बिकी है नहीं बिकी है, डाल दो करंट एसेट में इन्वेंट्री 5,000 की। अच्छा जी, पी एंड एल लॉस बताएं ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन पी एंड एल में क्या क्या जाना है बस यहां से देख लेना। पी एंड एल में क्या क्या जाना है? ये लॉस ऑन गेन ऑन न्यूबॉर्न, गेन ऑन एग्रीकल्चरल, गेन ऑन ईयर एंड गेन भी तो जाना है ना। तो ये पी एंड एल में चीजें जानी है। पहली चीज का नाम बताएं क्या है? लॉस ऑन। अच्छा, ये हमेशा ही लॉस आया करेगा, इनिशियल रिकॉग्निशन पे हमेशा ही लॉस आया करेगा, क्योंकि जब भी कॉस्ट टू सेल माइनस होंगी ना तो कॉस्ट टू सेल खर्चा होती है असल में, तो इसलिए इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस। लेकिन अगर न्यू बॉर्न होगी तो उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस नहीं आया करेगा, क्योंकि वो पैसे दे के नहीं खरीदी, तो उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन पे क्या आया करेगा? गेन। तो न्यू बॉर्न को खरीदेंगे तो गेन आ जाया करेगा। अभी ये चीजें बार बार रिवाइज होनी है, कल परसों न्यू बॉर्न को खरीदा करेंगे तो, और वैसे जानवर को खरीदेंगे बाजार से तो नॉर्मली खरीदते ही, क्योंकि कॉस्ट टू सेल, और अगर कॉस्ट टू सेल सवाल में जीरो हुई तो फिर और बात है, फिर क्या कर सकते हैं। न्यूबॉर्न को कॉस्ट टू सेल का खर्चा अगर बहुत ज्यादा है फेयर वैल्यू से तो फिर वो आता ही ना, नहीं वो तो अल्लाह की तरफ से आया था। लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन 19,000। गेन ऑन बेबी बॉय जो भी है 3,500। आगे गेन ऑन हार्वेस्ट टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना? 5,000। गेन ड्यू टू चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 73,000। टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। लीजिए साथ वाले को जुम्मा किधर, बादशाही मस्जिद जाने, फैसल मस्जिद जाना है? फैसल मस्जिद जा रहे हैं भाई, भाई का चार्टर तैयार खड़ा हुआ है भाई, यार स्टार्ट करो, पायलट को बुलाओ यार।
कल तो बड़ा फ्रेश फ्रेश आप आएंगे IAS 41 करने के लिए। बंद कर दो।